सर्दियों के दिनों में जब बर्फ आहिस्ता आहिस्ता आसमान से जमीन पर गिर रही थी और हर शय को सफेद चादर में लपेट रही थी, महल खामोशी से खड़ा था, जैसे वो खुद भी एक नई कहानी के शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। महल के अंदर मलका खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ सिलाई में मसरूफ थे, दिल सुकून से भरा हुआ था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जबकि खिड़की से बाहर बर्फ हल्की हल्की रक्स करते हुए गिर रही थी, मगर तेज हुआ बार बार सरक कर अंदर आती रही, खिड़की को हल्का सा धकेलती हुई। अचानक खिड़की एक बार फिर जोर से खुल रही। मलका के हाथ से सुई फिसल गई और उसकी उंगली से खून का एक कतरा टपक कर नीचे गिरा, जो नरमी से बर्फ पर जा ठहरा। तब मलका ने फौरन एक दुआ मांगी। मैं एक ऐसे बच्चे की ख्वाहिश करती हूँ जिसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद हो, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख हो और बाल रात की तरह सियाह हो। काश ऐसा हो जाए, ये कितना खूबसूरत होगा। और जब वो गिरती हुई बर्फ को देख रही थी, उसका दिल आने वाले एक बच्चे के ख्वाब से भर गया। ऐसा बच्चा जो हुस्न में दुनिया की हर शय से बढ़कर होगा, जैसा कि दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। और उसके बाद आने वाले महीनों में उसकी ख्वाहिश हकीकत बनकर जिंदगी में खुल उठी। एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया, जिसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख और बाल रात की तरह स्याह थे। हम उसका नाम सुनो वाइट रखेंगे। जल्दी करो, हकीम को बुलाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर उसकी खुशी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ने लगी जब उसके चेहरे की रंगत उतरने लगी। लरसती हुई आवाज में उसने हकीम को बुलाया और बादशाह घबराहट के आलम में उसके पास दौड़ आया। उसके सीने में अनजाना सा खौफ उभरने लगा। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, मुझे डर है कि वो ये रात नहीं गुजार पाएगी। बादशाह ने कुछ न कहा, मगर गम ने उसकी आंखों की चमक मान कर दी। वो उसके पहलू में घुटनों के बल बैठ गया और कांपती हुई उंगलियों से उसका हाथ थाम लिया, गोया उसके छूने से ही वो उसे अपने पास रोक लेना चाहता हो। और उस सर्द रात की गहरी खामोशी में मलका ने आखिरी सांस ली और उसके पास बैठा बादशाह खामोशी से अश्क बहाता रहा। वक्त गुजरता रहा, महीने बरसों में बदल गए। आखिरकार उसने फर्ज और जिम्मेदारी के तहत और अपनी कम सुन बेटी सुनो वाइट की भलाई के लिए दूसरी शादी कर ली। नई मलका मुस्कुराती हुई महल में दाखिल हुई। वो नए महल की खूबसूरती, उसके बड़े कमरों और शाहाना आसाइशों को देखकर खुश हो रही थी। उसका चेहरा हसीन था और उसकी रंगत बहुत सफेद थी, और वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को देखती और उस पर नाज करती थी, मगर अपने कमरे के नर्म पर्दों के पीछे उसने एक राज छुपा रखा था, एक खास आईना जिसमें पुराना जादू बंधा हुआ था, और उस राज के बारे में महल में कोई और नहीं जानता था। ए जादुई आईने, बताओ सबसे हसीन कौन है? ए मेरी मलका, सबसे हसीन तुम ही हो। ए मेरी मलका, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तो उसका दिल गरूर से भर जाता। आईने के अल्फाज उसके गरूर को और बढ़ा देते थे। अब उसके लिए खूबसूरती ताकत बन चुकी थी। वो बहुत सा वक्त आईने के सामने गुजारती, हैरान होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही सूरत को देखने के लिए। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसकी मुस्कुराहट कम होती गई और उसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा सख्त और जालिम बनता गया। जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए, सुनो वाइट अपनी मां की ख्वाहिश की जीती जागती तस्वीर बन गई। उसके होंठ गुलाब की तरह सुर्ख, रंगत बर्फ की तरह सफेद और बाल रात की तरह स्याह थे। वो निहायत नर्म दिल और खुशी से भरपूर थी। वो महल के बागीचों में नाचती फिरती, उसकी हंसी गीत की तरह गूंजती और परिंदे उसके इर्द गिर्द उड़ते रहते, जैसे कुदरत खुद भी उससे मोहब्बत करती हो।
मगर महल के एक और हिस्से में मलका अपने कमरे में ही रहती, अपनी ही खूबसूरती को देखने में मसरूफ। वो अपनी रंगत को देख देख कर खुश होती रहती। हर रोज वो जादुई आईने के सामने खड़ी होती और वही सवाल दोहराती, ए जादुई आईने, बताओ सबसे हसीन कौन है? ए मेरी मलका, तुम वाकई हुसीन और दिलकश हो, मगर सच ये है कि स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा हुसीन है। उसकी खूबसूरती सब पर नुमाया है और हुस्न में वो अब तुमसे आगे निकल चुकी है। आईने के अल्फाज उसके जहन में गूंज उठे, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई है। इसी लम्हे उसका गुरूर गुस्से में बदल गया। हसद उसके दिल में आग की तरह भड़क उठा और उसकी आंखें जो कभी पुरसुकून थीं अब गुस्से से दहकने लगीं। सिपाही, फौरन उसी वक्त हाजिर हो जाओ। सुनो वाइट को जंगल की गहराइयों तक ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो इस सल्तनत में बाकी रहे, और ये यकीनी बनाओ कि वो कभी इस महल का रुख ना करे। मुझे इस काम का वाज़े अंजाम चाहिए। नहीं, बस उसका काम तमाम कर दो। सिपाही ने हुक्म मान लिया और फौरन महल में दौड़ पड़ा ताकि सुनो वाइट को तलाश करे। महल के बाग में एक फवारे के पास सुनो वाइट बैठी थी। उसके दिल में खुशी भरी हुई थी। वो अपनी उंगलियां पानी में डुबोकर खेल रही थी और उसके इर्द गिर्द परिंदे जमा थे। वो नरमी से मुस्कुरा रही थी, इस बात से बेखबर कि महल की दीवारों के पीछे उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। शहजादी, मलका के हुक्म से मुझे आपको महल से बाहर ले जाना है। आपको जंगल के बहुत अंदर तक ले जाया जाएगा, जहां आपको वहीं रहना होगा। जंगल में? मगर क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? मुझे उसकी वजह मालूम नहीं, मैं तो बस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। वो अंधेरे से भरे जंगल से गुजरते चले गए और हर कदम के साथ रास्ता मजीद गहरे अंधेरे में डूबता गया। स्नो वाइट खामोशी से चलती रही। उसे मालूम नहीं था कि उसे इतनी दूर क्यों लाया गया है। अब सिर्फ दरख्तों की आहटें थीं और दुनिया उसे महफूज महसूस नहीं हो रही थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो हल्की हल्की सिसकियां लेती रही और उसका हर कदम पिछले से ज्यादा भारी था। हालांकि मलका ने उसकी मौत का हुक्म दिया था, मगर सिपाही का दिल इतनी बेरहमी करने पर राजी ना हुआ। उसने तरस भरी निगाह से स्नो वाइट को देखा और उसे जंगल की गहराई में छोड़ दिया, मगर जिंदा। मुझे माफ कर दीजिए शहजादी, मैं उससे आगे नहीं जा सकता। मुझे आपको यहीं छोड़कर वापस जाना होगा। सिपाही दरख्तों के बीच खामोशी से चला गया और बेचारी स्नो वाइट को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जैसे ही रात हुई, जंगल सर्द और बेरहम लगने लगा। तेज हवा शाखों में चीखने लगी और भीड़ियों की आवाजें अंधेरे में गूंजने लगीं। ऊपर कौवे मुंडला रहे थे। उनकी काएं काएं दिल दहला देने वाली थीं। डरी हुई स्नो वाइट भागने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखें खौफ से फैली हुई थीं, मगर कहीं भी पनाह ना मिली। आखिरकार उसकी ताकत जवाब देने लगी। वो करीब ही एक खोखली सी गार में घुस गई, साए में सिमेट कर लेट गई और रोते रोते सो गई। एक लंबी और खौफ से भरी रात के बाद स्नो वाइट सुबह की पहली रोशनी के साथ जाग उठी। गार के अंदर गर्म धूप दाखिल हुई और उसके चेहरे को सुनहरी रोशनी से छू लिया। फजा बिल्कुल पुरसुकून थी और परिंदों की मध्यम चहचहाहट ने एक बार फिर जंगल को जिंदगी बख्श दी। उसके थके हुए दिल को यूं महसूस हुआ जैसे सब कुछ महज एक ख्वाब हो, जैसे जंगल ने अपनी सख्ती छोड़ दी हो और उसे आखिरकार सुकून का एक लम्हा दे दिया हो। जब वो गार से बाहर निकली तो उसके सामने जंगल की खूबसूरती फैल गई। सूरज की करनें दरख्तों के दरमियान रक्स कर रही थीं और परिंदे उसके करीब उड़ आए। गोया उसकी नरमी और मासूमियत ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद उसके दिल को पहचानता हो। उसकी आंखों में हररत और दिल में उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई, परिंदों की आवाजों और बहते पानी की हल्की सी आवाज का पीछा करती हुई। पत्ते धूप में चमक रहे थे और उसके इर्द गिर्द की दुनिया कुदरत के नर्म रंगों से बुने हुए ख्वाब जैसी लग रही थी। अचानक दरख्तों के घने पे पर्दे के पीछे उसकी नजर ठहर गई।
वहां बड़े दरख्तों और जंगली फूलों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत घर खड़ा था। स्नो वाइट ने हिम्मत जमा की और आहिस्तगी से उसका नन्हा सा दरवाजा खोल दिया। वो छोटा घर बिल्कुल निराला और दिल को भाने ऑफ था, ऐसा जैसा स्नो वाइट ने पहले कभी न देखा था। उसने आग के करीब जाकर अपने सर्द हाथ सेंके। भूख उसके पेट में मचल रही थी। जब उसकी नजर मेज पर रखे खाने पर पड़ी तो उसने शुक्र के साथ खाना खाया। खाना इतना गर्म और मजेदार था कि उसने एक नवाला लिया, फिर दूसरा और फिर एक और। वो मुस्कुराते हुए खाती रही, यहां तक कि उसका पेट भर गया। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी सीढ़ी चढ़ गई। ऊपर उसे एक के बाद एक साफ सुथरे छोटे बिस्तर दिखाई दिए। उसने अपने लिए मुनासिब बिस्तर चुना, उस पर लेट गई, सर रखा और थोड़ी ही देर में गहरी और पुरसुकून नींद सो गई। जब स्नो वाइट सुकून से सो रही थी, इसी वक्त उस छोटे घर के मालिक खामोश जंगल से गुजरते हुए घर की तरफ वापस आ रहे थे। सातों बोने इकट्ठे चल रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके नन्हे से घर में दाखिल हो चुका है। वो अंदर दाखिल हुए तो बहुत कम बोले, क्योंकि दिन भर की मेहनत से थके हुए और भूखे थे। जल्द ही वो सब अपने छोटे से मेज के गिर्द जमा हो गए और रात का खाना खाने लगे, घर की गरमाइश से लुत्फ उठाते हुए। एक बोना खाना खाकर सुकून से सेमेट कर सो गया, जबकि दूसरा आग जलाए रखने के लिए बाहर लकड़ियां काटने चला गया। उस वक्त सब कुछ पुरसुकून था और रात खामोशी से आगे बढ़ रही थी। एक बोना जो बहुत थका हुआ था, आराम करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, वो वही ठटक गया। उसके नन्हे से बिस्तर पर एक कम सुन लड़की सो रही थी। उसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख और बाल रात की तरह स्याह थे। उसने उसे जगाना मुनासिब ना समझा, खामोशी से पीछे हटा और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे गया ताकि बाकियों को खबर दे सके। ऊपर एक कम सिन लड़की सो रही है। मुझे फौरन दौड़कर जाकर बाकियों को बताना होगा। ऊपर एक कम सिन लड़की सो रही है। आओ उसे जगा दें और उसे यहां से जाने को कहते हैं। मगर वो अंदर आई कैसे? स्नो वाइट सीढ़ियों से उतरने लगी और साथ ही बोने जल्दी से कतार में बैठ गए, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। मगर जो भी आए उसे मिलकर रोबरो करने के लिए तैयार थे। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? माफ कीजिए, मैंने इजाजत के बगैर यहाँ कदम रखा। फिक्र की कोई बात नहीं, ये हमारा घर है। हम 7 बोने हैं। आप यहाँ महफूज हैं, जब तक जरूरत हो आराम करें। काश मैं जा सकती, मगर मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं। मलका के हुक्म पर सिपाही मुझे जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ गया। तुम यहाँ जितना चाहो रह सकती हो, मगर अगर तुम ठहरोगी तो खाना पकाना होगा और घर साफ सुथरा रखना होगा। मुझे खुशी होगी मदद करने में, कम से कम मैं यही तो कर सकती हूँ। बोने बहुत जल्द उससे मानूस हो गए, क्योंकि वो अपने साथ खुशी और रोशनी ले आई थी, जो उनके घर के हर कोने में फैल गई। इधर महल में बददिल और जालिम मलका एक बार फिर अपने आईने के सामने खड़ी थी, गुरूर से भरी हुई, तल्ख दिल और वैसी ही बेबदल। दिन ब दिन वो आईने से वही सवाल दोहराती रहती। सिपाही, फौरन मेरा जादुई आईना हाजिर करो। ए जादुई आईने, बताओ सबसे हसीन कौन है? ए मेरी मलका, तुम वाकई हुसीन और दिलकश हो, मगर सच ये है कि स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा हुसीन है। स्नो वाइट, मैंने उसे ख़त्म करने का हुक्म दिया था,
फिर भी वो जिंदा है। सिपाही, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, उसे फौरन कैद खाने में ले जाओ। बस बहुत हो गया, अब स्नो वाइट का मामला मैं खुद संभालूंगी। महल के अंदर गहराई में मजबूत पथरीली दीवारों और अंधेरों के पीछे मलका अपने छुपे हुए कमरे में दाखिल हुई। वो जगह जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। मोमबत्तियां हल्की हल्की जल रही थीं, देगचियां उबल रही थीं और फजा पुराने जादू से भरी हुई थी। दिल में नफरत लिए उसने अपने सबसे खतरनाक जादू की तैयारी की। वो अब सिर्फ एक मलका नहीं रहना चाहती थी, बल्कि एक बेरहम और खौफनाक रूप इख्तियार करने के लिए तैयार थी। एक तेज सी सुस्कारी और स्याह जादू के घूमते असर के साथ मलका की सूरत बिगड़ने लगी और बदल गई। उसकी खूबसूरती मिट गई और उसकी जगह एक झुकी हुई कह कहे लगाती डाइन खड़ी थी। उबलते हुए देगचे में से उसने एक सुर्ख सेब उठाया। मैंने भेस बदल लिया है और अब वो इस जहरीले सेब का जायका चखेगी। अंधेरे जंगल के बीच से भेस बदले मलका पूरी रात चलती रही। वो अपनी चादर में सिमेटी हुई थी, झुकी हुई और खुद को छुपाए हुए। उसके हाथों में फलों की एक टोकरी मजबूती से थमी हुई थी। टोकरी के सबसे ऊपर उसने एक बिल्कुल दुरुस्त सेब रखा था, सुर्ख, चमकदार और जहरालूद। उसका मंसूबा बेरहम भी था और चालाक भी, और उसका दिल हसद की आग में जल रहा था। जादुई आईने ही के जरिए उसे सच मालूम हुआ था। स्नो वाइट अब भी जिंदा थी और 7 बोनों के छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। इधर स्नो वाइट खुश दिली से घर में इधर उधर घूम रही थी, सफाई कर रही थी और बोनों की वापसी की तैयारी में मसरूफ थी। दिन पुरसुकून और गर्म था, मगर दरख्तों के पार कहीं कोई तारीक सा साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो यही वो जगह है जहां तुम छुपी हुई हो। मैं आपको कुछ फल देने आई हूं, क्या आप लेना चाहेंगी? दरवाजे पर दस्तक हुई और वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट और हाथ में फलों की टोकरी। स्नो वाइट बाहर आई और चमकता हुआ सुर्ख सेब ले लिया, ये जाने बगैर कि उसकी खाल के नीचे कितना बड़ा खतरा छुपा है। एक ही नवाले के साथ जादू असर कर गया। सेब उसके हाथ से फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, खामोश, बेहिस और बेबस। दरख्तों के दरमियान हवा की सरसराहट के साथ डाइन जंगल में गायब हो गई। जब बोने घर लौटे तो उनकी खुशी यकायक खौफ में बदल गई। सुनो वाइट, बराए करम जाग जाओ। लगता है वो हमेशा के लिए जा चुकी है। ऐसा लगता है कि इसमें जान नहीं रही। आओ उसे खूबसूरत शीशे के ताबूत में लिटा दें और एक हसीन बाग में रख दें। बोने आंसुओं के साथ नरमी से सुनो वाइट के बेजान जिस्म को उठाते रहे। उनके दिल गम से भरे हुए थे। उन्होंने उसे एक शफ्फाफ और खूबसूरत शीशे के ताबूत में रखा ताकि उसका चेहरा हमेशा दुनिया के सामने रहे। वो उसे एक खामोश और पुरसुकून जगह ले गए जहां फूल खुले रहते थे और परिंदों की आवाजें गूंजती थीं। बाग के ऐन वसत में उन्होंने उसे आराम के लिए लिटा दिया। वो जगह इतनी पाकीज़ा थी कि वहां बुराई का गुजर मुमकिन न था। सुनो वाइट शीशे के ताबूत में सुकून से लेटी रही। बाग उसके गिर्द महकता रहा। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता गाते रहे और ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। इसमें कोई तब्दीली ना आई, गोया वो बस गहरी नींद में हो, खामोश, पुरसुकून और दुनिया से बेनियाज। एक दिन एक खूबसूरत शहजादा वहां से गुजरा और उसकी नजर एक खामोश और दिलकश बाग पर पड़ी। तजस्सुस के बायस उसने अपने घोड़े की रफ्तार कम की और अंदर आकर देखने का फैसला किया। क्या खूबसूरत बाग है, आओ जरा देखें। जैसे ही वो बाग में दाखिल हुआ, फूलों की खुशबू और फजा में फैली खामोश जादुई कैफियत ने उसे मशहूर कर दिया। ये कौन सी खूबसूरत लड़की है? तब उसकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी और इसी लम्हे उसका दिल उम्मीद से भर गया। मैंने कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी और ना ही कभी ऐसा गम महसूस किया है। शहजादा आहिस्ता से झुका और नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया।
इसी एक लम्हे में जादू टूट गया। उस अंधेरे और खौफनाक ख्वाब से मुझे जगाने के लिए शुक्रिया। मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ चलो। मेरे महल में तुम महफूज रहोगी। सूनो वाइट और उसका शहजादा महल की तरफ लूटने लगे, जहां उनके लिए एक नई शुरुआत मुंतजिर थी। तुम इस बाग में कैसे आ पहुंची? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सूनो वाइट ने सिसकियों के दरमियान सब कुछ बता दिया कि किस तरह जालिम मलका ने उसे जंगल में छोड़ दिया था और जहरीले सेब से धोखा दिया था। उसके बुरे आमाल की उसे सजा मिलेगी। सूनो वाइट और शहजादा एक साथ घोड़े पर सवार हुए, माजी को पीछे छोड़ते हुए अमन और मोहब्बत के एक नए बाब का आगाज करने के लिए आगे बढ़ गए। स्नो वाइट मेरी अहलिया और तुम्हारी शहजादी है। उसकी जुल्म और सितम को बहुत अरसे से जवाब नहीं मिला। अब मैं उसकी बदी का खात्मा करने और अमन कायम करने के लिए रवाना हो रहा हूं। मगर इससे पहले स्नो वाइट, तुम सबसे कुछ कहना चाहती है? उस खुशी के दिन से पहले खौफ से भरे दिन थे, मगर मेरे सबसे तारीक वक्त में 7 नेक दिल लोगों ने मुझे पनाह दी। ये हैं वो 7 बोने, मेरे अजीज दोस्त, जिन्होंने मुझे अपने छोटे से घर में खुशामदीद कहा और उस वक्त मेरी हिफाजत की जब मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। मैं उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये लम्हा तुम्हारा भी है। सातों बोने सुर्ख कालीन पर कदम रखते हुए खुशी खुशी सूनो वाइट और शहजादे की तरफ बढ़े। उनके चेहरों पर खामोश खुशी और फख्र झलक रहा था, जबकि इर्द गिर्द लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। इधर गुस्से और खौफ से भरी जालिम मलका ने महसूस किया कि उसकी सियाह ताकत बिखर रही है। उन्हें साए ही पकड़ने दो। वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही मैं यहाँ से जा चुकी हूंगी। जब उसके पास छुपने का कोई रास्ता न बचा, तो वो अंधेरों में भागती हुई ओझल हो गई।